बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। बेटा, सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट में आज जो टॉपिक हम लोगों ने डिस्कस करना है वो है कि अगर डिफरेंट टाइम ड्यूरेशन में डिफरेंट रेट ऑफ इंटरेस्ट यूज हो रहे हो, तो अब तक हम लोगों ने जितना भी देखा ना, हम लोगों ने लोन लिया 5 साल के लिए तो पूरे 5 साल के लिए सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट रखा। हमने इन्वेस्टमेंट की 10 साल के लिए तो पूरे 10 साल के लिए सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट रखा। प्रैक्टिकल लाइफ में ऐसा नहीं होता। ये मुमकिन है कि मैंने एक लोन लिया हो 10 साल के लिए, और हो सकता है कि उसके फर्स्ट 6 ईयर्स में रेट ऑफ इंटरेस्ट कुछ और हो, और लास्ट के 4 ईयर्स के लिए रेट ऑफ इंटरेस्ट चेंज हो चुका हो। कम ज्यादा कुछ भी हो सकता है। तो ऐसी सिचुएशन में हम लोगों ने फ्यूचर वैल्यू को कैसे डिटरमिन करना है, चाहे वो सिंपल इंटरेस्ट हो चाहे वो कंपाउंड इंटरेस्ट हो। तो आज हमारा फोकस है डिफरेंट टाइम ड्यूरेशन में डिफरेंट रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो उसके साथ हमारे फार्मूलाज क्या बनेंगे। आई होप कि आपको कॉन्सेप्ट समझ आ गया है कि हम लोग क्या चीज पढ़ने जा रहे हैं। डिफरेंट रेट ऑफ इंटरेस्ट यूज्ड इन डिफरेंट टाइम ड्यूरेशंस। अच्छा, इसको समझने के लिए ना हम यहां पर बनाते हैं एक अपने पास टाइमलाइन। फाइनेंस को मोस्टली समझाने के लिए हम लोग टाइमलाइन का सहारा ले लिया करते हैं। एग्जाम्स में आपको ये बनाने की जरूरत नहीं है, लेकिन स्टार्ट में अगर कोई भी क्वेश्चन सीखना हो टाइमलाइन से सीखोगे तो आपको समझ बड़े अच्छे तरीके से आएगी। मतलब हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि ये आज का दिन है, जीरो टाइम ड्यूरेशन, ये आपकी प्रेजेंट वैल्यू को शो करता है टुडे। और अब से 10 ईयर्स, तो अब ये फ्यूचर का टाइम ड्यूरेशन आपको बताने जा रहे हैं। यहां पर हम लोग पहुंच गए आफ्टर 10 ईयर्स। ये फ्यूचर की वैल्यू है, ये नीचे टाइम मेंशन है। अच्छा, अब क्या हुआ, हमने एक अमाउंट ली लोन के तौर पर 100,000। अब यहां से आपको स्टेटमेंट की समझ आती जाएगी। एन अमाउंट ऑफ रुपीज 100,000 borrowed फ्रॉम अ बैंक फॉर 10 ईयर्स। ऑलराइट, अब इस पूरी स्टेटमेंट को ना मैंने समराइज करके इधर लिख दिया। अब इससे पहले हम लोग क्या पढ़ते थे कि एट अ रेट ऑफ सपोज के 10% पर ईयर, हम यूं पढ़ लिया करते थे, और जाकर इसकी फ्यूचर वैल्यू, इसके इंटरेस्ट की अमाउंट हम लोग कैलकुलेट कर लेते थे। लेकिन आज वो आपसे कह रहा है द रेट ऑफ इंटरेस्ट फॉर द फर्स्ट 6 ईयर्स इज। अब यहां पर कोई डिफरेंट रेट ऑफ इंटरेस्ट यूज कर लेगा, से के 12%, एंड फॉर द नेक्स्ट 4 ईयर्स इज से के 15%। फाइंड द अमाउंट एट द एंड ऑफ 10 ईयर्स टू रीपे द लोन। फ्यूचर की वैल्यू हमने बतानी है। अब देखिए, साथ साथ मैंने आपको स्टेटमेंट भी बता दी कि क्वेश्चन में स्टेटमेंट किस तरह की होगी, और उसी स्टेटमेंट को मैंने इन शॉर्ट अपने वर्डिंग में जाकर एक टाइमलाइन के ऊपर शो कर दिया। अब इतनी हैवी स्टेटमेंट को मुझे दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यहीं से मुझे पता चल गया कि 100,000 रुपीज लोन के तौर पर मेरे पास एक अमाउंट थी, जिसके ऊपर रेट ऑफ इंटरेस्ट फॉर फर्स्ट 6 ईयर्स इज 12% एंड फॉर द लास्ट 4 ईयर्स इज 15%। व्हाट द अमाउंट इज, तो मैंने ये वाली अमाउंट उसे फाइंड करके दे देनी है। इसी तरह से ऐसा भी हो सकता है भाई आपको फ्यूचर की वैल्यू बता दें, तो जाओ फ्यूचर वैल्यू 10 के ऊपर जाके वैल्यू लिख दो जो वो आपको बता रहा है। आपसे प्रिंसिपल अमाउंट पूछ रहा है तो जीरो टाइम ड्यूरेशन के ऊपर एक्स पुट कर दो, आपको जीरो टाइम ड्यूरेशन की वैल्यू का पता चल जाएगा। मतलब आपने उस पूरी स्टेटमेंट को ना समराइज करना है कि दिखते ही पता चल जाए कि पूरी स्टेटमेंट में लिखा हुआ क्या था। यहां तक बात क्लियर है सब बच्चों को। अच्छा, अब चलते हैं हम लोग इसकी फ्यूचर वैल्यू को डिटरमिन करने की तरफ। तो इससे पहले अभी हम लोग हमारा फोकस होगा सिंपल इंटरेस्ट के ऊपर, कि अगर ये सिंपल इंटरेस्ट हो, इसलिए मैंने इसके साथ कंपाउंडिंग फैक्टर कोई नहीं लगाया।
तो जब इसके साथ रेट के साथ किसी किस्म का कोई कंपाउंडिंग फैक्टर ना हो तो वो कौन सा रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है? सिंपल। तो सिंपल रेट ऑफ इंटरेस्ट यूज करते हुए हम लोगों ने देखना है कि एट द एंड ऑफ 10 years हमारे पास वैल्यू क्या बनेगी। ओके। अच्छा, क्या मुझे बता सकते हैं कि अगर मैं पूरे टाइम ड्यूरेशन के लिए एक ही रेट ऑफ इंटरेस्ट यूज करता तो मैं फार्मूला कौन सा यूज करता? अगर पूरे टाइम ड्यूरेशन के लिए एक ही रेट ऑफ इंटरेस्ट होता तो हम लोग फार्मूला कौन सा यूज करते? शाबाश। एस इज इक्वल टू पी इंटू 1 प्लस आर टी। ये बात क्लियर हो गई? अच्छा, मैं डायरेक्ट फार्मूला भी लिख सकता हूं, लेकिन मैं थोड़ा सा ना उसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूं। उसका बेनिफिट मुझे ये होता है कि एट द एंड बच्चा फार्मूला चाहे भूल जाए, कॉन्सेप्ट नहीं भूलता। तो उस कॉन्सेप्ट से ना फार्मूला खुद बैठे बैठे बना लेते हो कि यार इसका फार्मूला ये होना है। अच्छा, क्या मुझे बताएंगे कि अगर मैंने फ्यूचर वैल्यू को डिटरमिन करना हो तो हम लोगों ने पढ़ा था कि फ्यूचर इज इक्वल टू प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। किसी को एतराज इस बात में? ये बात क्लियर है ना सब बच्चों को? और आपको ये भी याद होगा कि ये फ्यूचर वैल्यू का फार्मूला हमने इसी फार्मूले से ही डिटरमिन किया था। अच्छा, अब जरा नेक्स्ट देखिएगा कि इसमें क्या चेंज लेकर आएंगे। ये उस टाइम पे आप यूज करते जब एक ही टाइम ड्यूरेशन होता और उस पूरे टाइम ड्यूरेशन का इंटरेस्ट आप इसमें आके ऐड कर देते हैं। अब अगर आप लोग यहां पे देखें ना तो बेसिकली दो टाइम ड्यूरेशन हैं। एक टाइम ड्यूरेशन है फॉर 6 years, दूसरा टाइम ड्यूरेशन है फॉर 4 years। आपने ये 6 years का इंटरेस्ट अलग से कैलकुलेट करना है, 4 years का इंटरेस्ट अलग से कैलकुलेट करना है। दोनों के रेट ऑफ इंटरेस्ट डिफरेंट हैं। तो हमेशा याद रखना कि जहां पर रेट ऑफ इंटरेस्ट चेंज हो जाए आपने उसको सेपरेट कर देना है। आपने ऐसे ट्रीट करना है जैसे ये दो चीजें हैं। ये तीन भी हो सकते थे रेट ऑफ इंटरेस्ट, ये चार भी हो सकते थे, आगे मेथड वैसे ही। मतलब अगर मैं इस फार्मूले की बात करूं तो मैं ये कह सकता हूं कि ये जो मेरे पास प्रिंसिपल, क्या प्रिंसिपल में कोई चेंज आएगा? देखिए भाई, 6 years के एंड पर भी मेरे पास प्रिंसिपल की अमाउंट सेम रहनी है। लास्ट के 4 years के लिए क्या मेरा प्रिंसिपल चेंज होना है? तो भाई मैं सिर्फ इतना कहूंगा कि प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट वन। इंटरेस्ट वन से मुराद है फर्स्ट टाइम ड्यूरेशन का इंटरेस्ट, और इसमें हम लोग ऐड कर देंगे इंटरेस्ट टू। इसी तरह से अगर कोई थर्ड वन होता प्लस इंटरेस्ट थ्री, फोर्थ वन होता तो प्लस इंटरेस्ट फोर। बात क्लियर हो गई? क्या लॉजिकल नहीं लग रही? तो बात तो सही है यार। फ्यूचर वैल्यू फाइंड करनी है तो प्रिंसिपल उठाऊं, फर्स्ट 6 year का इंटरेस्ट इसमें ऐड कर दो, फर्स्ट लास्ट 4 years का इंटरेस्ट, तो पहुंच जाऊंगा एट द एंड ऑफ 10 years। ऐसे ही है ना? तो बताएं कि प्रिंसिपल अमाउंट में अगर हम लोगों ने सिंपल इंटरेस्ट में इंटरेस्ट की अमाउंट फाइंड करनी हो तो फार्मूला क्या होता है? पीआरटी। चले जरा रिप्लेस करते हैं। क्या मैं इसको यूं लिख लूं कि एस इज इक्वल टू पी प्लस I1 पी R1। अच्छा, पी के साथ मैंने P1 क्यों नहीं लिखा? एक ही अमाउंट है भाई, प्रिंसिपल थोड़ी ना चेंज हो रहा है, तो उसके साथ P1 लिखने की जरूरत नहीं है, वो P ही है। हाँ, रेट दो हैं, R1 R2, टाइम भी दो हैं, T1 T2, उसके साथ लिखूंगा। जबकि प्रिंसिपल एक ही है, उसके साथ लिखने की जरूरत नहीं है। तो I1 कैलकुलेट करने के लिए मैं लिखूंगा P R1 T1 और इसमें ऐड कर दूंगा P R2 T2। अब देखें यहां पर, क्यों मेरे पास ऐसा नहीं है जैसे प्रिंसिपल कॉमन आ रहा है, तो भाई प्रिंसिपल अमाउंट को यहां पर आप कॉमन ले लें, तो इसका फार्मूला हमारे पास क्या बन जाएगा? S इज इक्वल टू P इंटू 1 प्लस R T। अब अगर यहां तक देखें तो क्या वही पहले वाला फार्मूला नहीं था? अब सिर्फ फर्क क्या है कि वहां पे सिंगल रेट ऑफ इंटरेस्ट सिंगल टाइम ड्यूरेशन था, यहां पर मल्टीपल रेट ऑफ इंटरेस्ट इन डिफरेंट टाइम ड्यूरेशन हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, यहां पर R1
T1 प्लस R2 T2 प्लस इसी तरह अगर कोई R3 T3 प्लस R4 T4 अगर मल्टीपल रेट ऑफ इंटरेस्ट 2 से ज्यादा है तो आप इसको आगे कंटिन्यू रखोगे। और ये है फ्यूचर वैल्यू फाइंड करने का फार्मूला यूजिंग सिंपल इंटरेस्ट। कोई इशू? फार्मूले की समझ आ गई है? अच्छा, अब जरा ये फार्मूला अप्लाई करके देख लेते हैं कि हमारे पास फ्यूचर वैल्यू क्या बनेगी। हम इसको लिखेंगे 100,000 इंटू 1 प्लस 12% मल्टीप्लाइड बाय 6 प्लस 15% मल्टीप्लाइड बाय 4 और ये ब्रैकेट क्लोज एंड आंसर इज 232,000 और ये आ गया हमारे पास आंसर। कोई इशू? अच्छा बेटा, अभी हम लोगों ने प्रिंसिपल अमाउंट से फ्यूचर की वैल्यू फाइंड की। फार्मूला आपने यही याद रखना है। अब यहां पर अगर इंटरेस्ट की कैलकुलेशन की बात करूं कि भाई इंटरेस्ट कितना होगा, तो आप मुझे क्या बताएंगे कि फ्यूचर में से प्रिंसिपल को माइनस कर दो। 232,000 लेस 100,000 इज इक्वल टू 132,000। ये आप लोगों के पास इंटरेस्ट की अमाउंट आ जाएगी। अदरवाइज इसको अलग से कैलकुलेट भी कर सकते हैं, हम लोग अभी कर लेंगे। लेकिन ऐसा भी हो सकता है फ्यूचर में कि भाई फ्यूचर की वैल्यू दे दे, प्रिंसिपल पूछ ले, फार्मूला सेम रखना, सिर्फ पी को जाकर एक्स। ऐसा भी हो सकता है प्रिंसिपल भी बता दे, फ्यूचर भी बता दे, कोई एक रेट ऑफ इंटरेस्ट बताए, दूसरा मिस कर दे, तो और टू को जाके एक्स पुट कर देना। लेकिन उधर एक्स परसेंट जरूर लगाना, परसेंटेज का साइन जरूर लगाना है आप लोगों ने। अच्छा, ऐसा भी हो सकता है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट दोनों दे दे, कोई एक टाइम ड्यूरेशन मिस कर दे, तो T1 मिस करता है, T2 मिस करता है, तो वहां पर एक्स पुट कर देना। तो आप लोग इजीली इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो फार्मूला को चेंज करने की जरूरत नहीं है, जो मिसिंग वैल्यू हो वहां पे एक्स पुट कर देना। क्लियर? लेकिन अगर यहीं पर हम देखें, हम लोगों ने 3 फार्मूलाज पढ़े थे ना, फ्यूचर वैल्यू, प्रिंसिपल अमाउंट एंड इंटरेस्ट अमाउंट। तो अगर यहां पर अगर हम लोग देखें कि भाई प्रिंसिपल अमाउंट फाइंड करने का हमारे पास फार्मूला क्या बनेगा, तो आप मुझे क्या बताएंगे? द प्रिंसिपल इज इक्वल टू एस। अब देखिए, हमने कहा था पी को एस, एस को पी कर देना, और फैक्टर एज इट इज लिखा जाता है, सिर्फ अपना साइन चेंज होता है, ऐसे ही है ना। तो हम इसको क्या करेंगे? एस इंटू 1 प्लस R1 प्लस इसी तरह से, ये मैं डॉट इसलिए लगा रहा हूं कि जरूरी नहीं कि 2 रेट ऑफ इंटरेस्ट हो हमारे पास, वो 3 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं, जितने भी हो। तो आगे इसी तरह से इसको कंटिन्यू रखना, और पावर में हमारे पास आ जाएगा -1। ऑलराइट। अच्छा, अब अगर इंटरेस्ट की बात करें, तो बेटा यहीं पे ही इंटरेस्ट अगर मैं आपसे पूछूं, तो हम तो ये कहेंगे ना कि सर I1 प्लस I2, ऐसा ही है ना। I1 प्लस I2 इज इक्वल टू टोटल इंटरेस्ट। तो I1 का फार्मूला क्या है? PR1T1 प्लस I2 का फार्मूला क्या है? PR2T2। तो मतलब P कॉमन ले लो, तो इंटरेस्ट का फार्मूला आपके पास क्या बन जाना है? इंटरेस्ट इज इक्वल टू P इंटू R1T1 प्लस R2T2 प्लस सो ऑन। ये इंटरेस्ट का फार्मूला हमारे पास बन गया। अब अगर इधर आप लोग वैल्यू पुट करके देखें, 100,000 इंटू 12% मल्टीप्लाइड बाय 6 प्लस 15% मल्टीप्लाइड बाय 4, द आंसर इज 132,000। ये बात क्लियर हो गई सब बच्चों को? तो बेटा अभी तक आप लोगों ने ये सीख लिया कि अगर हमारे पास डिफरेंट टाइम ड्यूरेशन में डिफरेंट रेट ऑफ इंटरेस्ट हो, तो सिंपल इंटरेस्ट को यूज करते हुए हम लोगों ने कौन कौन से फार्मूलाज यूज करने हैं। जहां तक किसी बच्चे को कोई इशू हो बता दें। क्लियर है सब बच्चे को?
चले, अब हम लोग चलते हैं जरा कंपाउंड इंटरेस्ट की तरफ। ये था हमारे पास सिंपल इंटरेस्ट, अब हम लोग डिस्कशन करेंगे कंपाउंड इंटरेस्ट की। और आपने ये 3 फार्मूलाज अपने पास याद रखने हैं, 1 2 3। और अगर अपनी जिंदगी आसान बनाना चाहते हैं तो अगर सिर्फ फर्स्ट फार्मूला भी याद रख लें तो आप प्रिंसिपल अमाउंट भी बता सकते हैं, आप उसे इंटरेस्ट की अमाउंट भी बता सकते हैं, कुछ भी पूछे आप उसे इजीली बता सकते हैं अगर आपको सिर्फ फर्स्ट वाला फार्मूला याद हो तो। क्लियर? नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करेंगे अपने पास कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट इसके लिए भी हम लोग वैसी टाइमलाइन एक बना लेते हैं और उस टाइमलाइन से ही हम लोग क्वेश्चन को सीखते हैं। ये देखें, ये है 0 टाइम ड्यूरेशन, हम लोगों ने लोन लिया 100,000 का फॉर 10 ईयर्स, और एट द एंड ऑफ 10 ईयर आपने ये वैल्यू बतानी है। फर्स्ट 6 ईयर्स के लिए जो हम लोग रेट ऑफ इंटरेस्ट यूज कर रहे हैं वो 12% पर एनम कंपाउंडिंग सेमी एनुअली। ऑल राइट, और जो नेक्स्ट हम लोग यूज कर रहे हैं वो 16% पर एनम कंपाउंडिंग क्वार्टरली। अच्छा, ये दोनों डिफरेंट मैंने जानबूझ के रखे, जरूरी नहीं कि इनकी कंपाउंडिंग दोनों की सेम सेम हो, दोनों की कंपाउंडिंग डिफरेंट हो सकती है। ये बात समझ आ गई सब बच्चों को? दोनों की कंपाउंडिंग डिफरेंट हो सकती है, दोनों की कंपाउंडिंग सेम भी हो सकती है, कोई फर्क नहीं पड़ता। आपने फार्मूले पे फोकस रखना है, जो कंपाउंडिंग हो एम की वैल्यू वो बन जाएगी। मींस दैट कि अगर हम लोग फर्स्ट 6 ईयर की बात करें तो एम की वैल्यू 2 पुट करेंगे, लेकिन लास्ट पे 4 ईयर्स की बात करें तो एम की वैल्यू 4 जाके पुट, मतलब कि 12% के साथ एम की वैल्यू 2, और जहां पे 16% होगा वहां पर एम की वैल्यू 4। बात क्लियर? अच्छा, अब हम लोगों ने फाइंड करनी है फ्यूचर की वैल्यू। भाई यहां पर सिंपल इंटरेस्ट में अगर आप लोगों ने देखा तो सिंपल इंटरेस्ट में हर साल इंटरेस्ट की कैलकुलेशन उसकी प्रिंसिपल अमाउंट पर होती थी, आपको याद है? इसलिए I1 के साथ भी हम लोगों ने P यूज किया था और I2 के साथ भी P यूज किया था। हर साल का इंटरेस्ट सेम रहता था, हर साल इंटरेस्ट की कैलकुलेशन उसकी प्रिंसिपल अमाउंट पर होती थी। कंपाउंड इंटरेस्ट में ऐसा नहीं होता। कंपाउंड इंटरेस्ट में सपोज कि आपने 5th ईयर का इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है तो आपने 5th ईयर के स्टार्ट पे वैल्यू देखनी होती है, स्टार्ट में क्या वैल्यू है उसके ऊपर इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है। 6th ईयर का इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है तो 6th ईयर के स्टार्ट में क्या वैल्यू है आपने वो जाके देखनी है। इट मींस दैट कि अगर आपने 7th ईयर का इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है तो भाई आपने ये देखना है कि 6th ईयर के एंड तक टोटल वैल्यू कितनी है। ऐसा ही है ना? वहां मतलब प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट इकट्ठा करके फिर जो वैल्यू आती थी आप उसके ऊपर इंटरेस्ट कैलकुलेट करते थे। क्या मैंने सही कहा? तो यहां पर बेटा फ्यूचर वैल्यू फाइंड करने के लिए अगर आपको याद हो जब सिंगल रेट ऑफ इंटरेस्ट होता था हमारे पास तो फ्यूचर वैल्यू को डिटरमिन करने के लिए हमारे पास फार्मूला क्या होता था? S इज इक्वल टू, हाँ जी, तो यहां पर हमारे पास फार्मूला बनेगा कुछ इस तरह से, S इज इक्वल टू P इंटू 1 प्लस R बाय रेज टू पावर। ये फार्मूला है जब एक ही रेट ऑफ इंटरेस्ट होता था, सिंगल टाइम ड्यूरेशन हमारे पास होता था, ऐसे ही है ना? अब क्या करना है,
अब आप लोगों ने रेट ऑफ इंटरेस्ट मल्टीपल है, तो आपने यहां पर R1 इसकी कंपाउंडिंग, M1 इसका टाइम ड्यूरेशन और मल्टीप्लाइड बाय इसके रेट की कंपाउंडिंग। क्लियर? अब ये फ्यूचर वैल्यू का फार्मूला है, एम आई राइट? तो ऐसा नहीं है जैसे अगर मैं सिर्फ ये 6 इयर्स के लिए ये अप्लाई कर दूं तो ये मेरे 100,000 को उठाएगा और 6 इयर्स पर की वैल्यू दे देगा, ऐसा ही है ना? और फिर इस वैल्यू के ऊपर फ्यूचर वैल्यू का फार्मूला अप्लाई कर दें, तो भाई ये बस वैल्यू आपके पास आ गई है। अब आपने इसके ऊपर सिंपली फ्यूचर वैल्यू का फार्मूला दोबारा अप्लाई कर देना है। मतलब जितने डिफरेंट रेट ऑफ इंटरेस्ट हो उतने ही कंपाउंडिंग फैक्टर और लगाते जाना। T2, इसी तरह से अगर कोई थर्ड वन है तो तीसरा कंपाउंडिंग फैक्टर आ जाएगा तीसरे रेट के साथ, R3 अपॉन M3 रेज टू पावर T3 मल्टीप्लाइड बाय M3, और ये ऐसे ही सीक्वेंस चलता जाएगा। क्या आपको ये बात समझ आ गई? मतलब फ्यूचर वैल्यू फाइंड करने के लिए कंपाउंड इंटरेस्ट में आप लोगों ने सिंपली जितने भी रेट ऑफ इंटरेस्ट हो उतने कंपाउंडिंग फैक्टर और लगा दें। जब सिंगल रेट ऑफ इंटरेस्ट होता था तो एक ही कंपाउंडिंग फैक्टर आता था, लेकिन जब मल्टीपल रेट ऑफ इंटरेस्ट आपके पास होंगे तो फिर आपके पास कंपाउंडिंग फैक्टर भी उतने ज्यादा आ जाएंगे। अगर इसमें वैल्यूज पुट करके देखें कि इसकी हमारे पास वैल्यू क्या आएगी, इस 100,000 की फ्यूचर वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी? 100,000 इंटू 1 + 12% डिवाइडेड बाय 2 रेज टू पावर 6 मल्टीप्लाइड बाय 2। फिर एक और फैक्टर 1 + 16% बाय 4 पावर, अब इस 16% के लिए टाइम क्या है, एंड मल्टीप्लाइड बाय, हाँ जी, एंड आंसर इज 376,880। क्लियर हो गया? अच्छा, अब बेटा यहाँ पर भी बिल्कुल वही केस है कि R1 को मिस कर दे, R2 को मिस कर दे, कोई टाइम ड्यूरेशन मिस कर दे, प्रिंसिपल को मिस करे या फ्यूचर को मिस करे, फार्मूला एक ही यूज करना, इसी फार्मूले को आपने याद रखना है और बाकी सारा काम इस फार्मूले ने कर देना है। जो वैल्यू मिसिंग है वहां पर एक्स पुट कर देना। ओके हो गई बात? अच्छा, अगर यहीं से वैसे हम लोगों ने प्रिंसिपल अमाउंट का फार्मूला रिकॉर्ड करना हो, ये देखना हो कि प्रिंसिपल अमाउंट का फार्मूला क्या बनेगा, हमारे पास प्रिंसिपल अमाउंट का फार्मूला क्या आ रहा है? प्रिंसिपल अमाउंट का फार्मूला क्या आएगा? सेम यही फार्मूला ही हम लोग यूज करेंगे, सिर्फ फर्क किस चीज का आ जाना है कि जो कंपाउंडिंग फैक्टर की पावर्स है ना वो नेगेटिव में चली जाएंगी और वो बन जाएंगे डिस्काउंटिंग फैक्टर्स। ये हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस कर लिया था इनको, कंपाउंडिंग एंड डिस्काउंटिंग फैक्टर याद आए? P इज इक्वल टू S इंटू 1 + R1 M1। अब जब प्रिंसिपल अमाउंट फाइंड करनी हो तो -T1 M1, फिर ये आपस में ना मल्टीप्लाई हो रहे होते हैं, तो आप कोई भी साइन ना लगाएं तो ये आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे। 1 + R2 M2 रेज टू पावर -T2 M2, और ये इसी तरह से इसको कंटिन्यू रखिएगा। ऑलराइट? अच्छा, अब रहता है हमारे पास कंपाउंड इंटरेस्ट की अमाउंट फाइंड करने का फार्मूला। वैसे तो आप फ्यूचर में से प्रिंसिपल को माइनस कर दो तो कंपाउंड इंटरेस्ट की अमाउंट आ जाएगी,
376,880 लेस 100,000 276,880 आपके पास इंटरेस्ट की अमाउंट है। लेकिन अगर फाइंड करना हो तो देखें, आपके पास वैसे फार्मूला क्या होता था, कंपाउंड इंटरेस्ट इज इक्वल टू प्रिंसिपल इनटू 1 प्लस आर ओवर, हाँ जी, रेज टू पावर -1। अब ये -1 सबसे एंड पे जाके करता, पहले वो सारे कंपाउंडिंग फैक्टर लिख लेना। 2 हैं डिफरेंट रेट्स तो 2 कंपाउंडिंग फैक्टर, 3 डिफरेंट रेट्स हैं तो 3 कंपाउंडिंग फैक्टर, जितने मर्जी कंपाउंडिंग फैक्टर है पहले वो सारे कंपाउंडिंग फैक्टर यहां स्टार्ट में आप लोगों ने लिख लेने हैं। तो इसके साथ हमारे पास आ जाएगा R1 M1 जी, अब दूसरा फैक्टर आ जाएगा इसके साथ 1 प्लस R2 M2 इंटू T2 M2। अब ये डॉट लगा दें कि अगर कोई तीसरा है तो वो भी आ जाएगा, चौथा है तो वो भी आ जाएगा। एट द एंड जाकर आपने -1 कर देना। तो ये है कंपाउंड इंटरेस्ट का फार्मूला। जरा वैल्यूज पुट करके चेक करें, 276,880 आता है आपके पास? शाबाश, जल्दी करें जी। कोई इशू? और क्या ये फार्मूला क्लियर हो गए आप सब बच्चों को? अब बजाहिर अगर देखा जाए ना इनको, तो बड़े हैवी से फार्मूलाज लगते हैं कि देखते ही पता चलता है कि यार पता नहीं याद भी हो पाएंगे या नहीं। लेकिन सर सर कोई मुश्किल चीज थी ये। अब आप लॉजिकली जब चलेंगे ना, आपको हर एक चीज याद रहेगी। अब इसमें मेन आपने कौन कौन से फार्मूला याद रखने थे? फ्यूचर, वैसे फ्यूचर वैल्यू को सिर्फ फार्मूला याद हो तो बाकी सारी चीजें कैलकुलेट हो जाएंगी। लेकिन प्रिंसिपल अमाउंट के लिए सेम फ्यूचर वैल्यू वाला ही फार्मूला है। सिर्फ क्या है, पी को एस कर दिया, एस को पी कर दिया और फैक्टर्स की पावर नेगेटिव कर दी। और कंपाउंड इंटरेस्ट में भी सेम वही कंपाउंड इंटरेस्ट वाला फार्मूला है, लेकिन जितने रेट्स हैं उतने कंपाउंडिंग फैक्टर लगाने के बाद एंड पे -1 कर दो तो कंपाउंड इंटरेस्ट की अमाउंट का फार्मूला आपके पास आ जाएगा। जहां तक किसी बच्चे को कोई इशू, कोई बात पूछनी हो आप लोगों ने? अब इस कॉन्सेप्ट से रेलिवेंट हमारी बुक में जो जो क्वेश्चंस हैं आप वो सारे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। जैसे कि हम लोगों ने प्रैक्टिस करते हुए एक क्वेश्चन सिंपल इंटरेस्ट में से स्किप किया था, क्वेश्चन नंबर 44, क्योंकि इसमें डिफरेंट रेट ऑफ इंटरेस्ट यूज हो रहे थे। अब इस कॉन्सेप्ट को यूज करते हुए आप क्वेश्चन नंबर 44 सॉल्व कर सकते हैं। जरा कीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 44 सॉल्व करें, देखिए आपके पास आंसर क्या आता है। इस क्वेश्चन में ये जहां पे लिखा हुआ है 6% पर एनम फॉर द लास्ट 3 इयर्स, इस लास्ट को ना फॉर द फर्स्ट 3 इयर्स करते हैं। फर्स्ट 3 इयर्स के लिए 6%, 8% नेक्स्ट 5 इयर्स के लिए एंड 10% बियॉन्ड द पीरियड ऑफ 8 इयर्स। अब इसको जरा सॉल्व करें। द रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट ऑन अ सम ऑफ मनी। अब जैसे ये बात कही है ना, तो मतलब हमें उसके प्रिंसिपल नहीं बताया। कह रहा है कोई भी अमाउंट है हमारे पास और उसके ऊपर जो सिंपल रेट ऑफ इंटरेस्ट यूज हो रहा है वो 6% है, लेकिन फॉर फर्स्ट 3 इयर्स। अच्छा, फिर कहता है 8%, तो यहां पता चल गया कि भाई R1 की वैल्यू है 6% और T1 की वैल्यू है 3 इयर्स। फिर 8% पर एनम फॉर द नेक्स्ट 5 इयर्स। अच्छा, अब इसको जरा टाइमलाइन से हम लोग शो करें ना, तो वो कुछ इस तरह से बनेगी कि ये जीरो टाइम ड्यूरेशन प्रिंसिपल अमाउंट हमें नहीं पता, और कहता है कि ये जो फर्स्ट के 3 इयर्स हैं इधर जो रेट ऑफ इंटरेस्ट यूज हो रहा है वो 6%। कहता है 8% है नेक्स्ट 5 इयर्स के लिए, तो बेटा आपने टोटल 5 इयर्स तक नहीं जाना, नेक्स्ट 5 इयर्स से मुराद है कि आप 8 इयर्स तक पहुंच चुके हैं। 3 साल के बाद अगले 5 साल,
तो इन टोटल आप 8 ईयर्स तक पहुंच चुके हैं। तो इन 5 ईयर्स के लिए जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है हमारे पास वो 8% है। अच्छा, फिर कहता है और नेक्स्ट टाइम ड्यूरेशन के लिए रेट ऑफ इंटरेस्ट है 10%। अच्छा, यहां पे बात उसने कर दी, ये नहीं बताया कि 10% कितने अरसे के लिए। कहते हैं 8 साल के बाद जितना भी टाइम ड्यूरेशन है सारे के लिए 10% है, बियॉन्ड 8 ईयर्स। बात क्लियर हो गई। अब हमें तो टोटल टाइम का भी अभी नहीं पता चला कि यार टोटल टाइम कितना है। अब नेक्स्ट उसकी स्टेटमेंट देखो, कहते हैं इफ द सिंपल इंटरेस्ट एक्रियूड, इट मींस दैट कि भाई हम लोगों ने उसके ऊपर अभी इंटरेस्ट रिसीव नहीं किया हुआ, उनके पास रखा हुआ है, टोटल इंटरेस्ट की बात कर रहा है वो। कहते हैं वो बाय द सम फॉर द टोटल पीरियड ऑफ, तो यहां से पता चला कि भाई टोटल टाइम ड्यूरेशन कितना है, तो 8 से 10 ईयर्स, 2 ईयर्स के लिए ये 10% था। ये बात क्लियर। और कहता है इज ₹1560, कौन, इंटरेस्ट की अमाउंट वो 1560 है, ये फ्यूचर वैल्यू नहीं थी। तो ये इंटरेस्ट की अमाउंट थी कि 10 ईयर्स में टोटल इंटरेस्ट 1560 होगा। तो कहता है बताओ प्रिंसिपल अमाउंट क्या है, सम कितना है। तो इसके लिए आपने इंटरेस्ट का फॉर्मूला यूज करना था जो कि हम लोगों ने यहां पे पढ़ा था, ये लास्ट वन, ये थर्ड नंबर। तो इसके मुताबिक अगर आप लोग देखें, आप अपने कैलकुलेटर पे वर्किंग कुछ इस तरह से जाके करते, 1560 इंटरेस्ट अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल अमाउंट एक्स पुट करें इनटू, अब बेटा ये 1 प्लस नहीं लिखना था, ये फ्यूचर वैल्यू थोड़ी ना थी, अक्सर 1 प्लस की मिस्टेक आई है। अब यहां पर आपने लिखना था R1, और R1 है हमारे पास 6% मल्टीप्लाइड बाय 3 T1 प्लस R2 8% मल्टीप्लाइड बाय T2 5 प्लस R3 10% and multiplied by T3 2 years bracket close is equal to 2000, और आपका ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया 2000। ऑलराइट, तो क्वेश्चन में बेटा आप लोग देखा करें कि कौन सा रेट कितने टाइम ड्यूरेशन के लिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि कौन सा रेट कितने टाइम ड्यूरेशन के लिए है। और फिर साथ में ये देखिए क्या गिवन है और पूछा क्या गया है। अब देखो भाई फ्यूचर वैल्यू होती तो मैं फ्यूचर वैल्यू का फार्मूला अप्लाई करता ना, जब फ्यूचर वैल्यू है ही नहीं, बता ही मुझे इंटरेस्ट क्यों मोड़ रहा है, तो मैंने इंटरेस्ट वाला ही जाके फार्मूला यूज करना है। अब जब इस तरह के एक दो क्वेश्चन करोगे ना, अब नेक्स्ट आपके लिए चीजें आसान हो जाएंगी। कोई इशू, नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करें। अब आप लोगों ने एक क्वेश्चन सॉल्व करना है, क्वेश्चन नंबर 76, सेम कॉन्सेप्ट से रेलिवेंट है और सिंपल इंटरेस्ट से ही है। जल्दी से देखें इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा हमारे पास। Mir bought a microwave for ₹4,000 on credit. The rate of interest for the first year is 5% and of second year is 15%. How much will it cost him if he pays the amount after 2 years? आप लोग कोई चीज परचेज करने के लिए जाओ ना और आप लोग कैश पे परचेज करो तो आपको वो चीज सस्ती मिलती है। लेकिन जब आपके सेलर को ये पता होता है कि भाई आप उधार पे लेने के लिए आए हो तो आपको सस्ती चीज नहीं देता, उसे पता है कि भाई अगर एक एक तो सस्ती दूं दूसरा उधार पर दूं तो आपको चीजें महंगी करके देते हैं। मतलब बेसिकली उसमें ना इंटरेस्ट शामिल होता है। तो यहाँ पर ऐसा ही है कि अगर आज आप परचेज करो तो आप ₹4,000 दो और ले जाओ, लेकिन अगर आज से 2 साल के बाद पेमेंट करोगे तो फर्स्ट ईयर का रेट ऑफ इंटरेस्ट है 5%, सेकेंड ईयर का रेट ऑफ इंटरेस्ट है 15%। तो आपने ये बताना है कि सेकेंड ईयर के बाद वो माइक्रोवेव हमें कितने का पड़ेगा। तो इसके लिए अब आपने ना इसकी फ्यूचर वैल्यू को डिटरमिन करना था, और ये है इसकी प्रिंसिपल अमाउंट। तो इसके लिए फार्मूला हमारे पास अप्लाई हो जाना था 4000 प्रिंसिपल अमाउंट इनटू 1 प्लस, अब मल्टीपल रेट ऑफ इंटरेस्ट है R1T1, तो R1 की वैल्यू है हमारे पास और मल्टीप्लाइड बाय 1
1 साल के लिए। फिर इसमें हम लोग ऐड कर लेंगे R2 मल्टीप्लाइड बाय, तो यहां से आप अब R2 भी सिर्फ 1 ही साल के लिए था, तो उसके लिए भी टाइम ड्यूरेशन 1 ही है। तो जैसे ही आप इसको सॉल्व करेंगे आपके पास आंसर आ जाएगा 4000 इंटू 1 प्लस 5% मल्टीप्लाइड बाय 1 प्लस 15% मल्टीप्लाइड बाय 1 इज इक्वल टू 4800। और इसको जाके ठीक कर दो, 4830 को 4800 कर लें। आई होप कि आप लोगों को ये कॉन्सेप्ट समझ आ गया होगा। अच्छा, इसी तरह अगर हम लोग कंपाउंड इंटरेस्ट की बात करें ना, तो कंपाउंड इंटरेस्ट के क्वेश्चन 100 से अबाव सारे कंपाउंड इंटरेस्ट थे। उसमें देखिए जो हम लोगों ने कल इफेक्टिव रेट वगैरह के क्वेश्चंस किए थे, डिक्रीजिंग ट्रेंड हम लोगों ने किया था कि अगर वैल्यू डिक्रीज हो जाए तो उसके प्रैक्टिस क्वेश्चन आप लोग यहाँ से कर सकते हो। यहाँ पे अच्छे खासे प्रैक्टिस क्वेश्चन गिवन है। लेकिन अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट की अगर हम बात करें तो यहाँ से देखें आपको पहला क्वेश्चन मिलेगा 179, और इसी तरह आगे आपको बिल्कुल ऐसे ऐसे क्वेश्चन मिलते जाएंगे जो कॉन्सेप्ट्स आप लोगों ने पढ़े हुए हैं। तो प्रीवियस लेक्चर में जो हम लोगों ने कॉन्सेप्ट डिस्कस किए और आज के लेक्चर में जो कॉन्सेप्ट डिस्कस किए, उससे रेलिवेंट जो क्वेश्चंस हैं वो आप लोगों ने जरूर प्रैक्टिस करनी है। अब देखिए यहाँ पर द प्रेजेंट पॉपुलेशन ऑफ अ टाउन इज, it grows at the rate of 4%, 5%, 8% during the first year, second year, third year respectively. Find the population after। अच्छा बेटा, कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिसमें आपको, अब अगर इस, ये तो मैंने आपसे कह दिया ना कि 100 से ऊपर वाले क्वेश्चन पे कंपाउंड इंटरेस्ट है, लेकिन आप एक लम्हे के लिए ये सोचो कि ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ गया, वहां पे तो नहीं पता कौन सा सिंपल इंटरेस्ट है कंपाउंड इंटरेस्ट है, आपको क्या लगेगा कि इस क्वेश्चन में आपने कौन सा मेथड अप्लाई करना है, सिंपल इंटरेस्ट या कंपाउंड इंटरेस्ट? सिर्फ क्वेश्चन को देखते हुए, सिर्फ क्वेश्चन को देखते हुए आपको कैसे पता चलेगा कि सिंपल इंटरेस्ट या कंपाउंड इंटरेस्ट? कंपाउंड क्यों? हमेशा याद रखना कि पॉपुलेशन के ऊपर हमेशा कंपाउंड इंटरेस्ट अप्लाई होता है। ओके, इसी तरह से किसी भी सेल्स के बारे में आपसे कह दे, प्रॉफिट्स में इंक्रीज के बारे में आपसे कह दे, तो वहां पर भी आप लोगों ने हमेशा कंपाउंड इंटरेस्ट यूज करना है। अदरवाइज क्वेश्चन को देखते हुए कहीं नहीं पता चलता, सिर्फ पॉपुलेशन से पता चला। इसी तरह से किसी ट्री में ग्रोथ, उसकी हाइट, दरख्त की हाइट की ग्रोथ की कोई बात कर दे, इसी तरह पॉपुलेशन जरूरी नहीं ह्यूमन बींग्स की हो, कभी कोई फिश वगैरह के बारे में कह देता है कि ये स्टार्ट में हमारे पास नंबर ऑफ फिश इतने थे तो बाद में इनमें इंक्रीज आया, तो ये, तो वहां पर अगर क्वेश्चन साइलेंट है तो हमेशा कंपाउंड इंटरेस्ट यूज करना। ऑलराइट, चले अब जरा जल्दी से बताइएगा 3 इयर्स के बाद उसकी टोटल पॉपुलेशन हमारे पास क्या होगी, जल्दी से कैलकुलेट करें। अब यहां पर आपको प्रेजेंट वैल्यू बता दी, डिफरेंट रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड डिफरेंट टाइम ड्यूरेशन में फ्यूचर की वैल्यू हमने बतानी है। तो इसकी जो इक्वेशन हमारे पास बनेगी वो कुछ इस तरह से बनेगी। देखिए स्टार्ट के कुछ क्वेश्चंस करते हुए आप लोग इस इक्वेशंस को अपनी नोटबुक पे लिखा करें, लेकिन जैसे ही प्रैक्टिस हो जाए, फार्मूलाज आपको पता चल जाए, उसके बाद डायरेक्ट कैलकुलेटर पे ये क्वेश्चन आप लोगों ने सॉल्व करने हैं। अब देखिए यहां पर आपको आंसर मिलेगा कुछ इस तरह से, प्रिंसिपल अमाउंट इनटू कंपाउंड फैक्टर में हमने कहा था कि अगर डिफरेंट रेट ऑफ इंटरेस्ट हो तो जितने रेट ऑफ इंटरेस्ट हो उतने कंपाउंडिंग फैक्टर अप्लाई करना। तो फर्स्ट है 4%, कंपाउंडिंग नहीं बताई गई तो मतलब कंपाउंडिंग एनुअली है। जब कंपाउंडिंग एनुअली हो तो एम की वैल्यू लिखने की जरूरत नहीं होती, तो आप सिंपली इसको लिखते हैं 1 + 4%। अब रेज टू पावर 4% फॉर 1 ईयर था तो वो भी लिखने की जरूरत नहीं थी, तो पावर नहीं लिखोगे तो वो 1 ही कंसीडर होती है। आपने सिंपली दूसरा फैक्टर अप्लाई कर देना था, 1 + 5%, थर्ड वन इज 1 + 8%, और आपके पास आंसर आ जाएगा 29484। ऑलराइट, इससे रेलेवेंट क्वेश्चंस आप लोगों ने बेटा सॉल्व कर लेने हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडे। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।